नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में। इस वक्त की बड़ी खबरों पर। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह को आज आयोजित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। विदाई अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां मौजूद सभी सांसदों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी के लिए ये गर्व की बात है कि आप भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे सभी पूर्व राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बन रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बधाई दी है। जब मैं जनसेवक के रूप में अपने और सरकार के प्रयासों के बारे में सोचता हूं तथा अपनी पूरी पीढ़ी की ओर से विचार करता हूं, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हालांकि बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारा देश धीरे धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं मिट्टी से बने एक कच्चे घर में पला बढ़ा हूँ, लेकिन अब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है जिन्हें आज भी उन कच्चे घरों में रहना पड़ता है जिनमें छत से पानी टपकता हो। आज बड़ी तादाद में हमारे गरीब भाई बहनों के पास भी पक्के घर हैं। ये बदलाव काफ़ी हद तक सरकार के विशेष प्रयासों से संभव हो सका है। नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाले मामले ने दिल्ली में शराब बेचने वाले दुकानदारों में भी खलबली मचा दी है। इसके साथ ही नई एक्साइज पॉलिसी में कथित तौर पर गंभीर अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप की जांच के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इसी मामले में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर अपनी आबकारी नीति को लेकर विवादों में घिर गई है। कुछ समय पहले आबकारी नीति का महिलाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था, पर दिल्ली सरकार ने नीति वापस नहीं ली। पर एक बार फिर सीबीआई जांच के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पर भ्रष्ट सरकार कहकर आरोप लगाया जा रहा है और भाजपा साथ ही कांग्रेस दोनों ही दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज भाजपा ने भी विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी आबकारी नीति वापस लेनी होगी, जिसमें कई महिलाएं शामिल रही और दिल्ली सरकार पर आम जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप भी लगा। आंकड़े बताते हैं कि 2022 में 600 से 800 शराब की दुकानें खुली और 25% छूट देने पर भी 245 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई। पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने और केंद्र सरकार के बीच के इस टकराव के कई कारण बताते हैं। उसमें सिंगापुर से आया आमंत्रण भी शामिल है। क्योंकि बिजली पानी तो उन्होंने फ्री कर दिया, कुछ फ्री नहीं है। हमारा बिल पता है कितने आया इस महीने का? 4800 रुपया, और शराब फ्री में बांट रहे हैं। ये इनकी सबसे ज्यादा परेशानी है महिलाओं को। कुछ भी नहीं फ्री, क्या फ्री किया उन्होंने? हमारे ही पैसे से हमें फ्री किया है, कुछ नहीं फ्री किया इन्होंने। इनको तो जेल जाना चाहिए। सरकार मैम टैक्स भी तो भर रही है, वो क्यों बोला जा रहा है? हमारे ही टैक्स को आप हमें दिखा रहे हो और आप अनपढ़ जो जनता है उनको आप बेवकूफ बना रहे हो। उन्होंने 26 साल दिया था, अब 21 साल कर दिया। 21 साल के बच्चे ही होते हैं। अब बताओ उनके मम्मी पापा पे क्या गुजरता है? उनका बच्चा शराब भी है और इन्होंने शराब में घोटाला भी किया। फिर इनकी तो घोटालों की सरकार है। और कुछ जगह तो ठेके ऐसी जगह पे खोले गए मैम जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस हैं। आप सोचिए वहाँ पे अगर ये लोग शराब पीते हैं, जो भी लड़कियाँ वहाँ से निकलती होंगी उनको कितनी छीटाकशी का सामना करना पड़ता है। हम तो चाहते हैं इनकी सबको जेल होना चाहिए। केजरीवाल बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल सच्चा सरकार नहीं है। सच्चे के वादा करके आया था, लेकिन बिल्कुल इनके सारे केजरीवाल महिलाओं के लिए ही काम कर रहे थे और महिलाओं को बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। पिंक बसेस की अगर आप बात की जाए तो पिंक बसेस इन्होंने निकाल दी है, पर आप ये बताइए बस स्टैंड पे इतनी धांधली चलती है कि जहाँ महिलाएं ये लोग देखते हैं वहाँ रोकते तक भी नहीं है। शराब फ्री कर दिया। 60 साल के वृद्धा कितने लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिला? बताओ, जो 60 साल के हो गए और 7 साल केजरीवाल को आए हुआ, अब वो कितने साल की हो गई? 67 साल के। 70 साल के बाद उनका वृद्धा पेंशन बनने वाला नहीं है। अब बताओ कितने हैं? न राशन कार्ड दे रहे और शराब फ्री कर दिए। किसको शराब पिला रहे हो आप?
रेडी पटरी वाली एक के साथ एक फ्री करके उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो। ये जिसके लिए पिंक ठेके खोले गए हैं, आप ये बताइए क्या हमारी संस्कृति इस चीज़ की गवाही देती है कि हम पिंक ठेके खोलें और उनको बोलें कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर तक ये चीज़ पहुंचाई जाएगी। तो शिक्षा क्यों नहीं घर तक पहुंचाई जाती है, रोज़गार क्यों नहीं घर तक पहुंचाए जा रहे हैं? और ये बताइए, अगर शिक्षा रोज़गार का मुद्दा छोड़िए, आप चाहें तो मैम कहीं ना कहीं GDP में महिलाओं का योगदान भी बहुत ज़्यादा है, बट उस चीज़ को नकार दिया गया है। और अब इन्होंने झूठ इतना बोले हैं कि मत पूछिए। यमुना का हाल सभी ने देख रखा है मैम। यमुना की सफाई पे जो शराब के लिए इन्होंने जितनी जोर लगाई, जिसमें इनको दलाली मिल रही है, इनको पैसे मिल रहे हैं, अगर उन्हीं पैसों का ये सही जगह पे इस्तेमाल करते तो जनता कभी भी नाराज नहीं होती। आज आप देख सकते हैं इतनी भीड़ और इतने सारे आक्रोश में महिलाओं की इतनी तादाद यहाँ पे आई है, सिर्फ इसीलिए कि हम इस सरकार से नाखुश हैं। लेकिन 60 साल का पेंशन वो बना नहीं रहा है। केजरीवाल आया था तो इसने ये कहा था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लेकिन ये तो हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट ही करता चला है। शराब का ठेके ना तो ये देख रहा है स्कूल है, हमारे यहाँ जो शराब का ठेका खुला था केवल मंदिर से 20 फुट की दूरी पे था। हमने काफी कोशिश की लेकिन हम नहीं बंद करा सके, शराब का ठेका खुल गया। उससे क्या होता था तो काफी शराबी वहाँ पर आते थे और हम इतने परेशान थे, हम बहुत ज्यादा परेशान थे इससे। इस सरकार ने आके हमें इतना परेशान कर दिया बहुत ज्यादा। तमाम चोर पेंशन बनी है वो तो विधवा बनी हुई है। 60 साल वाली तो इसने कैंसिल कर दी ना। 60 साल ना कोई राशन कार्ड बनने ना कुछ बनने, लाइट के बिल बढ़ा दिया। तो पता है हमारे 6,000 के बिल आ रहे हैं, कहाँ से भरे हम? जब आया था तब तो कह रहा था कि मैं सब कुछ मतलब फ्री कर दूंगा। फ्री का ऐसा लॉलीपॉप दिया सब इसने कि मतलब हम लोग इतने परेशान है। शराब देती फ्री की, इसे पियो जितना जी में आए इसे पियो, पानी की जगह शराब पियो जितना भरा। इस सरकार से हम काफी नाराज है। युवा सेना प्रमुख एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शनिवार को शिवसेना के बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आगे कहा कि आजकल राजनीति में ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। शिवसेना के उन बागियों के लिए मातोश्री के दरवाजे खुले हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे के शिव संवाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। पूर्व मंत्री ने पैठण तालुका स्थित बिडकीन जाने से पहले मीडिया से ये बात कही है। तिथे अनेकदा असं असतं की काही मिळालं नाही म्हणून गद्दारी होते। आपले कदाचित मित्र पक्ष कधी धोका देऊ शकतात म्हणून गद्दारी होऊ शकते, पण मला एकच गोष्ट समजली नाहीये की ज्यांना आपण वर्षानुवर्ष अनेक वर्ष आपलं समजलं, प्रेम दिलं, विश्वास ठेवला, सगळं काही जे आलं ते त्यांच्या हातात पहिलं दिलं, ह्याच लोकांनी आपल्याशी एवढा धोका का केला काय कळतच नाहीये। आणि मी हे विचार करत बसलेलो, घरी विचार करत बसलेलो, विधान भवनात गेलो तेव्हा आमच्या सोबत जे शिवसेनेचे 15 आपले आमदार आहेत, शूरवीर आमदार जे आपल्या सोबत राहिले, एकनिष्ठ राहिले, आम्ही सगळे एकत्र बसलो असताना गडाख साहेब होते, तिथे उदयसिंग राजपूत साहेब आलेले, तिथे सगळेच कुठे ते बघा तिथे त्याला बोलतात शिवसैनिक, हे सगळे आम्ही बसलो असताना दुसऱ्या बाजूला गद्दार होते, त्यांच्या तात्पुरते सरकारमध्ये बसलेले, कारण हे सरकार टिकणारं नाहीये। लिहून घ्या तुम्ही, हे अल्प आयुचं सरकार आहे, बेकायदेशीर आहे, गद्दारांचं सरकार टिकत नाही, ते कोसळणार म्हणजे कोसळणारच। पण हे सगळं होत असताना मला दुःख ह्या गोष्टीचं होतं की अरे आम्ही सगळे एकत्र बसलोय, शिवसैनिक म्हणून एकत्र बसलोय, शिवसेनेचे आमदार म्हणून एकत्र बसलोय, तुम्ही गद्दार म्हणून तिथे समोर बसलात। नजरेला नजर मिळायची हिंमत तर नव्हतीच, पण त्यांचे चेहरे बघा, पडलेले चेहरे होते। सगळी आसाम मध्ये मजा मस्ती करून आलेत, गोवामध्ये धिंगाणा घालून आलेत, असं वाटत होतं झोपलेच नाहीयेत की ते अनेक दिवस रात्र, पण हे सगळं करून देखील चेहऱ्यावर अभिमान आणि स्वाभिमान नव्हता, कारण त्यांना प्रत्येकाला माहिती आहे त्यांनी गद्दारी केली ती उद्धव ठाकरे साहेबांसोबत केलेली आहे। गद्दारी त्यांनी केलेली आहे आणि तिने किती नाव बदललं, उठाव बंडखोर, आम्ही बंड केला, बंद नाही केला, तुम्ही उठाव नाही केला। उठाव करायला आणि बंड करायला हिंमत लागते, ताकद लागते, जागच्या जागी उभं राहायला लागतं। तुम्ही पळून गेलात सुरतेला, तिथून गेलात गुवाहाटीला, तिथून आलात गोव्यात, मग हॉटेलमध्ये कैद्यांसारखं तुम्हाला नेलं आणि मतदानाला उतरवलं। हे उठाव नाही, हे बंड नाही, हे गद्दार आहेत आणि गद्दारांनी किती नावं बदलली तरी गद्दार हा गद्दारच असतो आणि माथेवर गद्दारकीचा चिक्का गुंफत असतो। पण तेव्हा जेव्हा दुःख आम्ही बघत होतो, सोसत होतो, कसं असतं खूप वेळा आपलं दुःख आपण जास्त लोकांना सांगू पण नाही शकत, कारण सगळेच शिवसैनिक त्यांना पण धक्का बसलेला की अरे ज्या लोकांना आपण एवढे वर्ष डोक्यावर नाचवलं, आपलं प्रेम दिलं, आशीर्वाद दिला, विश्वास दिला, सगळं काही दिलं, मतदानासाठी आम्ही यांच्या उतरलो होतो, प्रचारासाठी उतरलो होतो,
हे लोक मोठे झाले, हे लोक मंत्री झाले, पण ह्यांच्या सुखात आणि दुःखात आम्ही होतो, त्यांनी आमच्या सर्वांच्या पाठीत का खंजीर खुपसला, हा प्रश्न जेव्हा मला पडत होता आणि अनेक शिवसैनिकांना प्रश्न पडत होता. उदाहरण, मी तुमची सभा बघितली, गडाख साहेबांची सभा बघितली आणि त्या सभेनंतर मला ताकद आणि हिंमत आली की असे पण लोक आपल्या सोबत आहेत. तुमचं प्रेम बघितलं, मी तुमचं प्रेम बघितलं. खर तर हे आपलं जे नातं आहे ते 2-2.5 वर्षाची तशी ओळख आहे. पण तुमच्या आजोबांनी देखील माझ्या वडिलांना फोन केला आणि सांगितलं, घाबरू नको, तुम्ही जे करताय ते बरोबर करताय, तुम्ही कोणाचं काही वाईट केलेलं नाहीये, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. याला बोलतात आशीर्वाद, याला बोलतात प्रेम, याला बोलतात महाराष्ट्र धर्म, ह्याला बोलतात हिंदुत्व, ह्याला बोलतात माणुसकीचा धर्म. कारण अनेक गोष्टी आपण ह्या महाराष्ट्रात केल्या ज्या 2.5 वर्षात पूर्ण नुसतं महाराष्ट्राने नाही, देशाने नाही तर जगाने बघितलेलं आहे. कोविड काळात आपण बघितलं असेल, जे काही कोविड काळात आपण लोकांची काळजी घेतली, लोकांचे जीव वाचवले, जम्बो हॉस्पिटल निर्माण केले, लसीकरण करून घेतलं, ह्याचं कौतुक हे जगाने केलेले. धारावी मॉडेल काय आहे, महाराष्ट्र मॉडेल काय आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ शुक्रवार को शुरू हुई छापेमारी शनिवार तक जारी रही. ईडी ने उनके एक करीबी के घर से भी छापा मारा है और करीब 20 करोड़ रुपए की कैश बरामद की है. बता दें कि पार्थ चैटर्जी अभी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है. वो उस समय शिक्षा मंत्री थे जब ये कथित घोटाला हुआ था. बता दें कि सीबीआई 2 बार पार्थ चैटर्जी से पूछताछ कर चुकी है. पहली बार 25 अप्रैल को और दूसरी बार 18 मई को पूछताछ की थी. मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भी अधिकारियों ने घोटाले के बारे में उनसे 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ की. जानकारी के अनुसार पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी ईडी ने छापा मारा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ईडी ने करीब 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए. इस कार्रवाई की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें 500 रुपये और 2000 रुपये के नोटों का एक बड़ा पहाड़ देखने को मिला. बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें अब ईडी आगे की जांच कर रही है. दरअसल पार्थ और अर्पिता के अलावा ईडी ने कई और ठिकानों पर भी छापे मारे हैं. ईडी के अधिकारियों ने राज्य के उत्तरी हिस्से में कुछ बिहारी जिले में एक अन्य मंत्री परेश अधिकारी के घर पर भी दौरा किया और उनके परिवार के सदस्यों से बात की. इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली और 9 अन्य लोगों के घरों पर एक साथ छापे मारे गए. बता दें कि सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह सी और डी के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहा है. वहीं ईडी इस मामले से संबंधित कथित धन शोधन की जांच में जुटा है. कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री ने स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके इस्तीफे की मांग की है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा स्थित बार का लाइसेंस फर्जी है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्हें फर्जी तरीके से लाइसेंस दिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए. दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पुत्री गोवा में गैरकानूनी बार चला रही है. मुख्य विपक्षी दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी आग्रह किया है कि वह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री को बर्खास्त करे. स्मृति ईरानी की पुत्री की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है. केंद्रीय मंत्री की पुत्री के वकील कीरत नागरा ने एक बयान में कहा कि उनकी मुवक्किल सिली सोल्स नामक रेस्टोरेंट की न तो मालकिन है और न ही इसका संचालन करती है तथा किसी प्राधिकार की तरफ से उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया है. नागरा ने कहा कि निहित स्वार्थ वाले कई लोगों द्वारा गलत, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट किए जा रहे हैं जो उनकी मुवक्किल की मां प्रतिष्ठित नेता स्मृति ईरानी के साथ राजनीतिक स्वार्थ साधने का प्रयास कर रहे हैं. उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया. गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया. एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो. उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का. तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ?
इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैरकानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं, उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार अब राज्य में फिल्म सिटी बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रही इस फिल्म सिटी को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि यूपी स्थित गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का निर्माण होना है। अब 1000 एकड़ में बनने वाली इस फिल्म सिटी को लेकर ग्लोबल टेंडर निकालने की बात सामने आई है। अगले कुछ दिनों में लखनऊ में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि उस बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दरअसल लखनऊ में होने वाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में फिल्म सिटी बनाने के टेंडर का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ महीने पहले ही राज्य में प्रस्तावित इस फिल्म सिटी के लिए बीड खोल दिए गए थे। बताया जा रहा है कि बीड में 10,000 करोड़ रुपए की इस फिल्म का प्रस्ताव रखा गया था। इस फिल्म सिटी का निर्माण 3 चरणों में होना है, जबकि प्रोजेक्ट में इस फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले चरण में फिल्म स्टूडियो, खुला एरिया, अम्यूजमेंट पार्क, विला आदि तैयार किए जाने की बात है। माना जा रहा है कि पहले चरण में ही फिल्म शूटिंग से जुड़े 80% हिस्से को तैयार कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए कई फैसलों को पलट दिया है। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस नई सरकार ने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान के कुछ अहम मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार नई सरकार अहम मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस के हाथ से सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि भाजपा नेता गिरीश महाजन सहित 28 अन्य लोगों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला भी दर्ज किया गया है। साथ ही आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को संकट में डालने वाली फोन टैपिंग रिपोर्ट के लीक होने से संबंधित मामले को भी सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया है। नई सरकार के आने के साथ ही महाराष्ट्र में 2 अहम मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चेता दक्षिणी पंचायत में महादलित बस्ती है जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि चुनाव हो या आंगनवाड़ी केंद्र, यहां का निरीक्षण करने के लिए यहां पदाधिकारी आते हैं, लेकिन किसी की नजर इस बस्ती पर नहीं पड़ती, जहां प्रवेश करने के लिए एक ढंग की सड़क तक नहीं है। बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता दक्षिणी पंचायत में रहने वाले लोगों को आने जाने में कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। कई बार अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। हद तो तब से है जब पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद बस्ती के लोगों को एक उम्मीद बनी, लेकिन कई पंचवार्षिक बीत जाने के बाद भी कोई पंचायत प्रतिनिधि सड़क बनाने की बात तो दूर, किसी ने पहल तक नहीं की। हाँ, चुनाव के समय में प्रत्याशी लोग आश्वासन का लड्डू लेकर जरूर इन लोगों को खिला देते हैं और ठग लेते हैं, और चुनाव के बाद कोई इस बस्ती को सुध लेने तक नहीं आता है। अब इन बस्ती के लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। इस बस्ती के लोगों ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इस महादलित बस्ती के अंदर संपर्क सड़क बनाई जाएगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन मिला है वह कहाँ तक
सही साबित होता है। प्रतिनिधि मंडल मिले हैं उजियारपुर प्रखंड के चेता दक्षिणी पंचायत वार्ड 4 में दलित बस्ती है, जो कि वो आज़ादी से पहले से बस्ती है वो, और आज़ादी के बाद भी आज तक का कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला वहाँ नहीं था। जो हम लोग आज एसी साहब से मिले हैं और मिलने के बाद एसी साहब आश्वासन दिए हैं जो 1 महीना के अंदर आपका काम ये हो जाएगा, और एसी साहब तुरंत अपना फ़ोन से विभागीय पदाधिकारी को फ़ोन किए हैं और उन्होंने हो सकता है तो कल परसों से जांच करवाएंगे, और जांच करवा के तुरंत 1 महीना के अंदर वो रोड बनवाएंगे। इसके लिए हम और चेता दक्षिणी वार्ड नंबर 4 के दलित बस्ती के लोग सभी आदमी आभार व्यक्त करते हैं एसी साहब को, और दलित बस्ती के लोगों की तरफ से और अपने तरफ से एसी साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं और आश्वासन दिए हैं 1 महीना के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। साहब से मिले हैं, क्या बोले हैं वो? इसी साहब बोले हैं जो 1 महीना का अंदर आपका वहाँ पर मांगे पूरी हो जाएगा। अच्छा। और रोड बन जाएगा। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज़ नागपुर के डिजाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।